सभी बच्चों का एक बार पुनः मैं अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड इकाई। आपको मैंने फर्स्ट इकाई के दो चैप्टर अभी तक आपको स्टडी करवाए मेरे द्वारा, और मुझे उम्मीद है कि जो प्रथम इकाई के दोनों चैप्टर हैं, स्थिर विद्युत और विभव, इन दोनों को आप लोगों ने भली भांति तैयार कर लिया होगा। अब आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं द्वितीय इकाई या अध्याय 3। इसका नाम है धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर में बेटे बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ओम का नियम, किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, विभवांतर और विद्युत वाहक बल के संबंध में आपसे बात करूंगा। विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति के बारे में बात करूंगा। इसी इकाई में आपको नॉलेज मिलेगा एक यूनिट का क्या मतलब होता है। तो बहुत सारे नॉलेजफुल क्वेश्चन हैं, एग्जाम के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपके नॉलेज के लिए, आपके मार्किंग के अकॉर्डिंग बात करें तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहले इस इकाई में जो वर्ड आया है धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी, हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक बच्चों हमने बात की थी, किसके बारे में बात की थी? आवेश की बात की थी। लेकिन आवेश जब प्रवाहित होता है तो क्या कंडीशन बनती है? अभी तक हमने बात की थी स्थिर आवेश की। तो आज मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत या विद्युत धारा भी इसको कहते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में आपको बताऊंगा कि विद्युत धारा किसे कहा जाता है। मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास दो चालक हैं, एक चालक ए है, दूसरा चालक बी है। कॉन्सेप्ट को आपको बड़े ध्यान से समझना है। इन दोनों को ही, इसमें से कुछ बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आवेश प्रदान किया गया है, सपोज करें पहले को प्लस Q1 और दूसरे को प्लस Q2 आवेश प्रदान किया गया है। आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा, ऐसा आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। इसके पास भी धनावेश है, लेकिन इसमें कुछ अंतर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चालक ए, इस पर आवेश की मात्रा ज्यादा है, अधिक है, और चालक जो बी है बेटा, इस पर आवेश की मात्रा आप देख सकते कम है। तो इसमें बेटा चालक ए कहलाएगा उच्च विभव पर और चालक बी कहलाएगा निम्न विभव पर। यह बात क्लियर? आवेश जितना अधिक होगा विभव की मात्रा भी उतनी अधिक होती है। चूंकि विभव अदिश राशि है, आपको पहले मैंने समझाया है कि यह ऐसी राशि है जो निर्भर करती आवेश की प्रकृति पर। यदि धनात्मक आवेश है तो विभव की मात्रा, विभव धनात्मक आवेश है तो उच्च विभव होगा। ऋणात्मक आवेश क्या करता? विभव को कम करता है। तो यहां ऋणात्मक तो नहीं है, दोनों पर ही धनात्मक है, लेकिन इसमें धनावेश की मात्रा कम है, अर्थात इसका विभव कम होगा बेटा, इसका विभव अधिक होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। बात समझ में नहीं आई? क्योंकि इसमें बेटा धनावेश अधिक है, इसमें धनावेश कम है। धनावेश की कमी का मतलब क्या बताया था फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको, कि जहां धनावेश की कमी होती है वहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, अधिकता होती है। अब हम ऐसे इन दोनों चालकों को आपस में जोड़ दें तो क्या होगा? इन दोनों को किसी चालक के द्वारा जोड़ दें तो क्या होगा? एक बात आप लोग जानते हो, पहले मैं वो बता दूं, इनके बीच में आवेश का आदान प्रदान होगा। कब तक होगा? जब तक कि विभव इनके समान ना हो जाए। बट मुख्य बात यह बेटा कि आवेश ए से बी में जाएगा कि बी से ए में, यह चीज आज आपके दिमाग में मैं रखने वाला हूं। आवेश किसके पास? ऐसे तो इसके पास धनावेश है, इसके पास धनावेश कम है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। और आने जाने की जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है? इधर से उधर जाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? इलेक्ट्रॉनों को दी गई है। तो चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, चालक बी बेटा निम्न विभव पर है, चालक बी निम्न विभव पर है और चालक बी उच्च विभव पर है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो समझने की बात यह है कि आवेश क्या ए से बी में जाएगा अथवा क्या बी से ए में जाएगा? तो किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? जिसका विभव कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अर्थात बेटा यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मैंने इलेक्ट्रॉन का संकेत बना दिया,
और ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो इस धनावेश को समाप्त कर देगा। तो अब यहां पर क्या हुआ बेटा, इस पर धनावेश पहले से कुछ कम हो गया। अब यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा। ऐसे कब तक आएंगे इलेक्ट्रॉन? जब तक कि दोनों पर विभव का मान बराबर ना हो जाए। जैसे ही दोनों का विभव समान होगा तो फिर ये आवेश का आना जाना रुक जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन कहां से चलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ चलेंगे। कब तक चलेंगे? जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन का चलना मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का गति करना मतलब आवेश का प्रवाह हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब मैं बता रहा हूं बेटा, धारा की क्या परिभाषा बनेगी? इलेक्ट्रॉन मतलब होता है आवेशित कण होता है। आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। क्या परिभाषा बनेगी? आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। यहां पर ये दोनों चालक हैं, अलग अलग है ए और बी, इनको हमने जोड़ा है। अब इसके स्थान पर बेटा मैंने एक ही चालक रख दिया, लेकिन इसके दो सिरे हैं, एक सिरा ए है, एक सिरा बी है। इनके बीच में हम एक अभी आपको बताऊंगा विभवांतर लगाया जाएगा बैटरी के द्वारा। जब बैटरी के द्वारा हम इसमें विभवांतर लगाएंगे तो क्या होगा? आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से चलेंगे किसकी तरफ? उच्च विभव की तरफ चलेंगे। कब तक चलेंगे? जब तक कि विभव समान ना हो जाए। यदि विभव समान नहीं होगा तो कुछ ऐसा करें कि विभव समान ना हो पाए, विभव में अंतर हमेशा बना रहे। इसका मतलब है आवेश लगातार गति करेगा, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर आवेश लगातार गति करेगा। तो माना कि चालक के एक सिरे, माना कि वो सिरा बी है, से दूसरे सिरे, माना कि वह बेटा ए है, की तरफ या और लिख सकते हैं, टी सेकंड में प्रवाहित आवेश, सपोज करें यह कितना है बेटा? क्यू है। कितना आवेश प्रवाहित हुआ? क्यू आवेश। एक सिरा जो कि निम्न विभव पर है, ऋणात्मक, इसका संबंध ऋण सिरे से है। एक सिरे बी से ए की तरफ कितनी देर में हुआ बेटा? टी सेकंड में प्रवाहित हुआ। कितना आवेश प्रवाहित हुआ? क्यू। तो आप इसी भाषा को फिर से लिखेंगे, बस यहां टी की जगह आपको उपयोग करना है एक का। अर्थात एक सेकंड में या इकाई समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा बेटा? ये आएगा क्यू बाई टी आएगा। अब क्यू बाई टी का मतलब क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर, बटे में टी लिखा है मतलब दर। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और इसको बेटा आई से लिखते हैं। तो आई इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हो गया? आई इक्वल टू प्राप्त हो गया बेटा क्यू बाई टी। तो ये परिभाषा बनती है, किसकी परिभाषा बनती है? विद्युत धारा की परिभाषा। अब विद्युत धारा की जो परिभाषा है उसको मैं एक बार और बताने वाला हूं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। इसकी जो दिशा होती है बेटा उस पर भी बात कर सकते हैं। विद्युत धारा हमेशा चलती है धन सिरे से किसकी तरफ? ऋण सिरे की तरफ। अभी आपको समझाया था मैंने, इलेक्ट्रॉन चलना है निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। निम्न विभव किसका है? बी का है। तो इलेक्ट्रॉन की चलने की दिशा बेटा ये होगी। तो जो विद्युत धारा की दिशा होती है उसको याद करने का दो तरीके मैं आपको बता रहा हूं। एक तो हमेशा ये चलती है इलेक्ट्रॉनों के विपरीत। इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं बी से ए की तरफ, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ, और विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत चलती है। एक तरीका। दूसरा तरीका बेटा धन से ऋण की तरफ। यद्यपि मैं बता दूं आपको कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, दिशा पर निर्भर नहीं करती। यदि मैं इसको चेंज कर दूं, यहां माइनस कर दूं, यहां प्लस कर दूं, तो दिशा बदल जाएगी, लेकिन ऐसा करने से उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं आता। परीक्षा में प्रश्न आया कि विद्युत धारा को व्यक्त करने के लिए तीर का प्रयोग करते हैं, फिर भी यह अदिश राशि है, क्यों? समझने आया प्रश्न? एक बार सुने। यद्यपि विद्युत धारा को तीर से प्रदर्शित करते हैं, ये तीर आप देख सकते हैं, फिर भी यह एक अदिश राशि है, क्यों? तो आप इसका जवाब लिखेंगे कि विद्युत धारा
एक अदिश राशि है क्योंकि हम इनकी दिशा बदल दें, किसकी, धन की और ऋण की दिशा बदलने पर इसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इनको आप आपस में बदल दें, यहां ऋण कर दें, यहां प्लस कर दें, तो भी उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आपको याद होगा कि बल एक सदिश राशि है, किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल का परिमाण दिशा पर निर्भर करता है, अलग अलग दिशाओं में उतना ही परिमाण का बल लगाएं तो विस्थापन अलग अलग प्राप्त होता है। अतः बल एक सदिश राशि है क्योंकि दिशा बदलने से परिमाण बदल जाता है। यहां पर दिशा अदिश राशि क्यों है, क्योंकि दिशा बदलने से उसके परिमाण में कोई अंतर नहीं होता है। तो किसी ने दिशा पूछी तो आप कहना कि सर इलेक्ट्रॉनों की विपरीत होती है या धन से ऋण की तरफ होती है दिशा, किसकी, विद्युत धारा की। तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गई। क्योंकि 11वीं में हमने पढ़ रखा है यह एक मूल राशि है, अतः इसका मात्रक आपको, विमीय सूत्र आपको दोनों निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको पहले से याद है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और इसका विमीय सूत्र आपको कैपिटल ए से व्यक्त करना है। क्यों, ए फॉर एम्पियर हो जाता है। इस प्रकार से ये हमने विद्युत धारा की बात कर ली। अब इसी प्रश्न का, इसी अध्याय का दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, अब हम दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं, अनुगमन वेग। इसी का दूसरा नाम है अपवाह वेग और अंग्रेजी भाषा में इसका नाम है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये नाम जरूर याद करें क्योंकि अभी एनसीईआरटी की बुक्स में यही नाम लिखा हुआ, अपवाह वेग। कभी हिंदी और हिंदी के जो शब्द हैं कभी आपको समझ में नहीं आते हैं तो इंग्लिश वर्ड आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये जो वर्ड है ना बेटा, यही स्टैंडर्ड वर्ड है, मानक वर्ड है। तो आप ये दोनों नाम याद कर लें, साथ में इंग्लिश नाम भी याद कर लें। अब ये होता क्या है इसके बारे में अपन बात करते हैं। किसी भी धातु चालक के अंदर, धातुओं में आप सभी को याद होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। धातुओं में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह किन के द्वारा होता है, तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए कि धातुओं में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मेरे पास पेन है, यह पेन क्या है बेटा, ये कोई चालक नहीं है, ये तो प्लास्टिक है, कुचालक है। इसमें करंट आपको नहीं लगेगा, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें क्या नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, विद्युत धारा का प्रवाह केवल और केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं चालक के अंदर। अब और भी आपको इसके बारे में बता रहा हूं बेटे। वैज्ञानिकों ने जो बातें बताई हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये बेटा अत्यंत तीव्र वेग से गति करते रहते हैं। धातु के अंदर अत्यंत तीव्र वेग, ये आपके सामने बोर्ड पे लिखा है 10⁵ तो माना कि यह एक इलेक्ट्रॉन है और ये गति कर रहा है कितने वेग से, इतने वेग से 10⁵ मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है। अब यह गति के दौरान क्या होता है बेटा, इसकी टक्कर होती है। चूंकि धातु के अंदर धन आयन भी मौजूद होते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन इतने वेग से गति करके और एक धन आयन से टकराता है। टकराने पर इसके बेटा वेग की दिशा बदल जाती है और पुनः ये इतने वेग से चलता है, फिर इसकी दिशा बदल जाती है और फिर इसकी दिशा बदल जाती है, अर्थात ये इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जिगजैग मोशन, या हिंदी में बोलते हैं टेढ़ा मेढ़ा मार्ग, टेढ़ी मेढ़ी गति, अनियमित गति। ये अनियमित गति करते रहते हैं, कभी ये बाएं जाते हैं, कभी दाएं जाते हैं, किसी भी दिशा में जा सकते हैं। क्योंकि यह गति है किसकी, इलेक्ट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आवेश और धारा की परिभाषा क्या है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। चूंकि आवेश इतने वेग से गति कर रहा है तो क्या हमारे मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है कि नहीं, बिना किसी बैटरी की सहायता से, बिना किसी बाहरी विद्युत स्रोत की सहायता के क्या इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। तो एक पल तो हमें लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि इतने तीव्र वेग से इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, आवेश, आवेशित कण है, गति कर रहा है। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन बेटे मैं बता दूं आपको कि जब तक हम इसमें कोई बाहरी बैटरी का उपयोग नहीं करते हैं
तब तक किसी तरह की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है, नेट वेग बेटा शून्य होता है, क्योंकि ये अनियमित गति करते हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये गति नहीं कर रहे हैं। इनके लिए आवश्यक है कि किसी विशेष दिशा में ही गति करें, या बाएं गति करें या दाएं गति करें, उसी अवस्था में ही आवेश का प्रवाह माना जाता है, होता है, और उसी से बनेगी क्या, विद्युत धारा। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में अभी इनमें किसी प्रकार की कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, जबकि वेग कितना है, 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। अब देखो क्या होता बेटा, अब अपन अपने मूल शब्द पर आते हैं, जिसका नाम है अपवाह वेग। यही इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर भाग रहे हैं, अब क्या होगा, इस चालक के सिरों के बीच में हम विभवांतर लगा देते हैं। बैटरी की सहायता से एक सिरे का संबंध उच्च विभव से, दूसरे का संबंध निम्न विभव से कर देते हैं, और ये बेटा इलेक्ट्रॉन है। आप लोगों को याद दिला दूं कि पिछले चैप्टर में एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, F = QE। F = Q के रिप्लेस में स्मॉल e लिख दिया मैंने। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर बल कब लगता है, जब विद्युत क्षेत्र हो। तो यहां पर जैसे ही कुंजी को मैं ऑन करूंगा, कुंजी को जैसे ही मैं चालू करूंगा, तो इस चालक के प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश के वेग से, शब्द को ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश के वेग से विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ये रफ्तार होती है प्रकाश के वेग की, के वेग से विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और जैसे ही मैं कुंजी को चालू करूंगा, तो अब इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा, और आप जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है, किसी विशेष दिशा में ही बल लगेगा। अर्थात इलेक्ट्रॉनों पर जो ऋण आवेश है ना बेटा, धन की तरफ आकर्षित होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में ही गति करेगा। एक सिंपल सी बात मैं समझाऊंगा आपको कि सपोज करिए आपके स्कूल के ग्राउंड में बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, जहां उनकी मर्जी उधर भाग रहे हैं। एक विद्यार्थी की टक्कर होती दूसरे विद्यार्थी से, दूसरे विद्यार्थी से, तीसरे विद्यार्थी से, किसी भी दिशा में वो भाग रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि आपके व्यायाम शिक्षक, पीटी सर या खेल शिक्षक आते हैं, और फिर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बच्चों को खींचते हैं। सपोज करें रस्सी बांध ली, तो फिर विद्यार्थी कहां जाएगा, रस्सी के द्वारा क्या लगेगा, बल लगेगा। जिस दिशा में बल लगेगा विद्यार्थी उसी दिशा में आएंगे। तो यहां पर बल कौन लगा रहा है, ये जो धन आप देख रहे हैं, धन ऋण को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बेटा इतना बल लगेगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर भाग रहे थे, जिगजैग मोशन कर रहे थे, अब नहीं करेंगे, अब वो किसी विशेष दिशा में जाएंगे। लेकिन बेटा इनकी टक्कर तो होगी, किससे होगी टक्कर, धन आयनों से टक्कर होगी। लेकिन टक्कर होने पर इनका वेग तो शून्य हो जाएगा। जब आप दौड़ते दौड़ते किसी वस्तु से टकराएंगे, तो क्षणिक रूप से आप रुक जाएंगे, फिर आपको दौड़ लगाना है, तो उस समय वेग कितना होगा, आपका 0 हो जाएगा। लेकिन चूंकि बल लगातार आपके ऊपर लग रहा है, इसलिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन पुनः उसी दिशा में गति करते हैं, और जब टक्कर होती है तो इनका वेग शून्य होता है। उसके बाद इनका वेग पुनः अधिकतम हो जाता है, फिर टक्कर होती है तो फिर शून्य हो जाता है, फिर अधिकतम हो जाता है। अतः ऐसा मान सकते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से गति करते हैं, क्योंकि गति तो वो लगातार जारी रखे हुए हैं, रुक नहीं रहे हैं, क्षणिक रूप से रुकते हैं, उनका वेग शून्य हो जाता है, जो कि पुनः बढ़कर अधिकतम हो जाता है। अतः ऐसा मान सकते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से गति करते हैं, उसी को कहते हैं अनुगमन वेग, अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और बेटा इसको लिखते हैं VD से, इसका मान इतना होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। इतना मान होता है किसका, अनुगमन वेग का। तो एक औसत वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं आपको कि ऐसा प्रतीत हो रहा, जैसा मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रॉन एक सरल रेखा में गति करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दो टक्करों के बीच में, वैज्ञानिकों ने बताया है, मैं सिर्फ आपको उनकी बात बता रहा हूं कि ऐसा कहा गया है कि दो टक्करों के बीच में, दो क्रमिक टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन का मार्ग बेटा सरल रेखा ना होकर एक कर्व बनता है।
एक कर्व बनता है, एक वक्र बनता है। ये आपको याद रखना है, रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है। यद्यपि ये इतना छोटा, इतनी सूक्ष्म बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आज तक किसी को दिखाई नहीं दिए हैं, केवल इलेक्ट्रॉनों का ज्ञान है, बट इतने सूक्ष्म होते हैं कि आज तक किसी को दिखाई नहीं दिए गए, लेकिन उसका ज्ञान है वैज्ञानिकों को। ये इलेक्ट्रॉन कब सोता है, कब जागता है, कब खेलता है, कब पढ़ता है, इसका आकार कैसा है, इसका द्रव्यमान कैसा है, इसका आवेश कितना है, नॉलेज पूरा है, बट उसको देखा नहीं जा सका है। शक्तिशाली जो उपकरण है, सूक्ष्मदर्शी है, उनका उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, उनका उपयोग किया गया, लेकिन ये नहीं देखा जा सका है। प्रकृति का सबसे छोटा कण है ये। तो क्या कहा मैंने कि दो क्रमिक टक्करों के बीच में, पहले ऐसा माना जाता है कि चाहता था कि सॉरी कि इनका जो मार्ग है वो एक सरल रेखा होता है, लेकिन ये पाया गया है कि दो क्रमिक टक्करों के बीच में इनका मार्ग कर्व बनता है। इस तरह से बेटा ये मैंने आपको किसके बारे में बताया, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि अनुगमन वेग में और विद्युत धारा में क्या संबंध है। बच्चों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3 नंबर में पूछा जाता है ये, अनुगमन वेग में और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें ये दोनों हमें प्राप्त हो जाएं, अनुगमन वेग भी और विद्युत धारा भी। तो इसके लिए आप देखें बेटा, यह एक चालक है, यह एक चालक है, इसका संबंध हमने एक बाहरी बैटरी की सहायता से कर दिया। कुंजी को चालू करेंगे आप, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे उच्च सिरे की ओर, धन सिरे की ओर ये गति करेंगे, साथ में इनकी टक्कर किससे होती है, धन आयनों से होती है। अब जो जरूरी बात है वो सुनिएगा, मेरे इस पेन को देखें बेटा, यह एक चालक है। अब आप लोग भली भांति समझते हैं ना, एकांक आयतन क्या होता है। एकांक आयतन, आयतन में 3 विमाएं होती, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई 2 विमाओं से बनता है बेटा क्षेत्रफल। तो आप ये जो सर्कल देख रहे हैं ना बेटा, ऐसा मान के चले कि यह लंबाई और चौड़ाई, मतलब यह 1 वर्ग इकाई है, 1 वर्ग इकाई। अब इसके अंदर की तरफ आपको 1 सेंटीमीटर आना है और इसको काट देना है, तो जितना भी स्थान बनेगा उसको क्या कहेंगे, एकांक आयतन। अर्थात इतनी जगह, फिर इतनी जगह, फिर इतनी जगह, इस तरह से इसके बराबर बराबर। जैसे आप बेटा है ना सलाद काटते हैं ना, तो आपको बराबर बराबर पीस इसके करना है, प्रत्येक पीस क्या हो जाएगा, एकांक आयतन हो जाएगा। तो माना कि इस चालक का संपूर्ण आयतन इतना है, संपूर्ण आयतन कितना है बेटा, V है, और इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो मैं इस चीज को बोर्ड पे लिख रहा हूं कि माना प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माना कि n है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में। तो बताओ 2 में कितनी होगी, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें। 3 में कितनी होगी, 3 का मल्टीप्लाई करें। अब हमारे पास कितना आयतन है, V है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बेटा कि संपूर्ण आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन है केवल प्रति एकांक आयतन में, तो संपूर्ण में कितने होंगे, अतः संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसमें हो जाएगा बेटा V इंटू एन हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। सबसे जरूरी बात है, आपको प्रति एकांक आयतन समझ में आना चाहिए। प्रति एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन n है, तो संपूर्ण आयतन में हो जाएंगे बेटा V इंटू एन। अब रफ में हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। V का मतलब होता है आयतन। आयतन में 3 चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 3 में से किसी 2 को लिखा जा सकता है क्षेत्रफल। तो माना कि इस चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है, और बेटा जो ऊंचाई है ना उसके स्थान पर मैंने लिख दिया विस्थापन, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन
इन सभी की विमा एल होती है, तो किसी को भी हम विस्थापन लिख सकते हैं। क्षेत्रफल के स्थान पर बेटा मैंने ए लिख दिया और विस्थापन की जगह मैंने विस्थापन ही लिखा है। अभी मैं इसको भी हटाऊंगा, आयतन को लिखा बेटा काय से, भी से। अब विस्थापन का मान हम प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? वेग से। वेग बराबर होता है विस्थापन और डिवाइडेड बाय समय। वेग की जगह हम यहां कौन सा वेग पढ़ रहे हैं? अनुगमन वेग। तो वेग की जगह बेटा vd लिख दीजिए। विस्थापन का हमें कोई ज्ञान नहीं है, समय मान लीजिए t है, तो बता सकते हो विस्थापन बराबर क्या आएगा? विस्थापन बराबर आएगा vd इंटू टी। तो यहां पर बेटा विस्थापन के स्थान पर आपको लिखना है a, विस्थापन के स्थान पर लिखना है vd इंटू टी। तो ये मान प्राप्त हो गया किसका? आयतन का। तो ये पूरा रफ वर्क है, एक बार और मैं समझा देता हूं। इस आयतन का हमें मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, किसी दो को लिख दीजिए क्षेत्रफल और किसी एक को लिख दीजिए विस्थापन। क्षेत्रफल इसका कितना है? a है। विस्थापन का मान हम ज्ञात करते हैं वेग के बराबर विस्थापन डिवाइडेड बाई समय। वेग की जगह हम कौन सा वेग पढ़ रहे हैं? अनुगमन वेग या अपवाह वेग। समय t लिख दें, तीरे गुणा कर दें तो विस्थापन का मान हो गया vd इंटू टी। तो विस्थापन की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? vd इंटू टी लिख सकते हैं। तो आयतन को हटाकर मैंने लिखा है a, ये v स्मॉल लेटर d इंटू टी और साथ में n। अब यहां गौर करने वाली बात है बेटा, ये संख्या चल रही है, ये चल रही है क्या? संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इतने इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ गति करेंगे, अर्थात जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना ज्यादा अनुगमन वेग होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और जितना ज्यादा समय दिया जाएगा, जितना ज्यादा समय, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, और अलग अलग चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में अलग अलग होती है। तो ये चार चीजें हैं जिन पर निर्भर करता है कि किसी भी चालक के अंदर कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। तो ये बेटा उनकी क्या हो गई? संख्या हो गई। अब आप लोग याद करें, एक सूत्र क्वांटीकरण में एक सूत्र पढ़ा था हमने, Q बराबरी पर Ne। याद करें आप लोग, Q बराबरी पर Ne। कुल आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज। तो ये जो यहां पर n है ना बेटा, ये n का मतलब है संख्या इंटू ई। यहां n का मतलब क्या है? संख्या। संख्या कितनी है ये हमने सॉल्व कर ली, अर्थात Q बराबर हो जाएगा a vd इंटू टी इंटू ई। संख्या का मान यहां से रख दिया, अर्थात हमें Q मिल गया। अब vd आ चुका है, केवल जरूरत है किसकी? अब आप स्वागत करेंगे किसका? विद्युत धारा का। जैसे ही विद्युत धारा आ जाएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या कहती है? हम जानते हैं विद्युत धारा होती है आवेश प्रवाह की दर। यदि मैं Q का मान इसमें रख दूं तो हमें ऐसा समीकरण मिल जाएगा जिसमें विद्युत धारा भी आ चुकी है और अनुगमन वेग भी आ चुका है, अर्थात Q का मान रख दीजिए तो I बराबर हो जाएगा बेटा a vd t इंटू ई डिवाइडेड बाई t से t कैंसिल हो जाएगा, अर्थात I बराबर हो जाएगा a vd इंटू ई। और कुछ छूट गया हो तो देख ले, एक बार यहां से चेक कर ले, कुछ छूटना नहीं चाहिए। Q का मान मैंने क्या रखा? a vd t इंटू ई। a हो गया, vd हो गया, t इंटू ई और डिवाइडेड बाई t। तो t से t कैंसिल हो गया, अर्थात I बराबर हो गया। और इसमें बेटा n है ना, n और आएगा, अपन n के बारे में भूल गए, ये n लिखना, सॉरी मैं n लिखना भूल गया, n और लिख देता हूं, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, साथ में e है तो यहां n का और प्रयोग होगा, मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो क्या बचा? इसको क्रम से लिख रहा हूं, n e a v d। ये हो गया धारा और अनुगमन वेग में संबंध। एक बार और शुरू से देखते हैं, पहले जो मिसिंग हुआ था उसके बारे में बात कर लेते। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो n है वो, इस n का मतलब क्या है बेटा? संख्या। तो संख्या हमने सोल्व कर ली, a vd t इंटू एन, a vd t इंटू एन, और साथ में क्या है? e है। तो ये हो जाएगा बेटा आवेश का मान। आवेश का मान इस सूत्र में रखना है तो t से t कैंसिल हो जाएगा, I बराबर ये प्राप्त हो गया। तो कैसे हमने इसको सॉल्व किया? माना कि इस चालक के प्रति एकांक आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है? n है, तो संपूर्ण आयतन में हो जाएंगे v इंटू एन। अब आयतन को सॉल्व करना है तो ये रफ में सॉल्व किया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई,
क्षेत्रफल इंटू विस्थापन, क्षेत्रफल ए हो जाएगा, विस्थापन को सॉल्व किया हमने, विस्थापन को किससे सॉल्व किया, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग के स्थान पर कौन सा वेग, अनुगमन वेग, तिर्यक गुणा कर दें तो विस्थापन का मान मिल गया, इसमें रख दीजिए। तो ये बेटा क्या निकल आया, आयतन का मान। आयतन को हटा के इतना लिख दिया, ये संख्या हो जाती है। क्वांटीकरण का सूत्र हम पहले से जानते हैं, n मतलब संख्या का मान इसमें से रख दीजिए और ये आवेश हो जाएगा, और इस सूत्र में रख देंगे तो मिल जाएगा बेटा, टी से टी कट गया, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। अब इसी में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पहले आप इसको नोट कर ले, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगा, अनुगमन वेग में और विद्युत धारा में क्या संबंध है, आप इसको नोट कीजिए। अब बच्चों हम इसी से मिलते जुलते एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो हमने अभी अभी सॉल्व किया, हम इसका उपयोग करेंगे थोड़ी देर बाद। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। तो बेटा पहले मैं धारा घनत्व के बारे में आपको बता दूं। माना ए क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा, माना कि बेटा आई है, तो आप बता सकते हैं एकांक क्षेत्रफल से कितनी होगी, एकांक क्षेत्रफल से हो जाएगी बेटा आई बटे ए, अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को कहते हैं धारा घनत्व, और इसको लिखते हैं बेटा जे से। तो धारा घनत्व को लिखेंगे हम जे बराबर आई बटे ए। इस तरह से ये धारा घनत्व की परिभाषा और सूत्र हो जाता है। परिभाषा क्या बनेगी, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। बेटा यह एक सदिश राशि है, ध्यान से सुनना, धारा घनत्व एक सदिश राशि है और इसकी दिशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है। धारा घनत्व की दिशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत, या फिर धन आवेश जिस दिशा में गति करेगा उसी दिशा में होती है। तो आप इसको सरल रूप में याद करें, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत। अब यदि मैं इसमें ये आई का मान रख दूं, चूंकि आई बराबर क्या होता है, एन ई ए भी डी, तो यह मान इसमें रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा जे बराबर आई का मान एन ई ए भी डी डिवाइडेड बाई ए। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, अर्थात मिल गया हमें एन ई भी डी। तो ये बेटा संबंध हो जाएगा किसमें, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में। धारा घनत्व जे, अनुगमन वेग हो गया भी डी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं और ये बेटे 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। इस तरह से आज हमने इकाई 2 की शुरुआत की, जिसका नाम क्या है बेटा, धारा विद्युत है। और आज मैंने आपको बताया, पहले तो कॉन्सेप्ट समझाया, विभव के बारे में फिर से बताया कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चलते हैं, फिर मैंने विद्युत धारा की परिभाषा आपको समझाई, अनुगमन वेग के बारे में बताया, और फिर अनुगमन वेग और धारा में संबंध, देन उसके बाद अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। तो इस तरह से बेटा ये आज अपन ने इसका अध्ययन किया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके सामने, उसमें आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ओम के नियम के बारे में आपको बताऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।